नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस में दो पार्ट हैं। पहला है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से पूरे 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और वही दूसरा पार्ट है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें ज़्यादातर टॉपिक छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से है, अर्थात छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से ज़्यादातर टॉपिक है। साथियों याद रखिएगा। वही सामान्य विज्ञान की बात करें तो इसमें 3 सब्जेक्ट रहता है, आप सभी को मालूम है, रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान, जिसमें का पहला चैप्टर है जो दिया गया सिलेबस है उसके आधार पर पहला चैप्टर है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। निश्चित रूप से साथियों इस चैप्टर से हम टॉप 51 क्वेश्चन तैयार किए हैं जो सीक्वेंस के आधार पर है, अर्थात जैसे जैसे हम कार्य पढ़ेंगे फिर ऊर्जा फिर शक्ति पढ़ते हैं उसी प्रकार आगे बढ़ते गए हैं ये एमसीक्यू, और निश्चित रूप से फुल कॉन्सेप्ट के साथ हैं। बहुत ही शानदार प्रश्नों का समावेश है, बिल्कुल आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कार्य करने के लिए निम्न में से कौन अनिवार्य दशा है। कूट संबंधी प्रश्न है साथियों। ऐसे ही प्रश्नों का ज़्यादातर समावेश देखा जा रहा है आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, इसलिए ऐसे ही प्रश्नों का तैयारी करना ज़्यादा उचित रहेगा। चलिए ए देखते हैं, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, बी है वस्तु विस्थापित होना चाहिए, सी है वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय होनी चाहिए। इसके अनुसार ऑप्शन ए है कि ए एंड बी सही है, कि बी एंड सी, कि ए एंड सी, कि डी है ए बी सी। तो सबसे पहले तो जानिए कार्य बराबर होता क्या है। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, अर्थात किसी वस्तु पर हम बल भी लगाएं और उसके जो स्थिति में परिवर्तन भी हो। यदि किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और उसके स्थिति में यदि परिवर्तन होता है, विस्थापित होता है, तब वहाँ पर कार्य होता है। जैसे कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है तो वो धनात्मक कार्य है, यदि बल की विपरीत दिशा में अगर विस्थापन हो रहा है तो ऋणात्मक कार्य है, और यदि कोई विस्थापन नहीं हो रहा है तो शून्य कार्य होता है, जिसे हम आगे देखेंगे भी। तो उसके हिसाब से देखा जाए साथियों तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित होना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ये विशेष बिंदु के तहत भौतिकी की भाषा में समझते हैं कार्य की परिभाषा। बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। सबसे पहले आप समझिए साथियों अदिश गुणनफल होता क्या है। गुणनफल 2 प्रकार के होते हैं भौतिकी में साथियों, याद रखिएगा। पहला होता है अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल को जिसे हम इंग्लिश में डॉट गुणनफल भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सदिश गुणनफल जिसे क्रॉस गुणनफल कहते हैं। अर्थात यहाँ पास जो है 2 सदिश राशियों का, जो कि बल भी फोर्स भी जो है सदिश है और डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन भी सदिश है। इन सदिश राशियों का डॉट गुणनफल यहाँ पास होता है कार्य बराबर, अर्थात इसको बोला जाता है अदिश गुणनफल भी, डॉट गुणनफल या अदिश गुणनफल। तो 2 सदिशों का अदिश गुणनफल याद रखिएगा अदिश होता है, क्योंकि कार्य जो है अदिश राशि है। हालांकि ये जो है सदिशों के अदिश गुणनफल से बना है, जो कि देखा जाए तो अदिश गुणनफल को इस प्रकार हटाते हैं तो कॉस थीटा लगता है। आप सभी जानते होंगे एफ डी कॉस थीटा, जो कि कार्य का सूत्र है। कार्य का सूत्र में जहां W कार्य, F बल और D विस्थापन जिसे हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, और थीटा बल और विस्थापन के बीच बनने वाले कोण। आइए आगे भी हम जानते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है। साथियों कार्य का मात्रक होता है एसआई मात्रक, समझिए जूल होता है, या कहीं कहीं आपको न्यूटन मीटर मिलेगा तो भी सही होगा। कार्य का एसआई मात्रक जूल भी होता है और न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर होने का मतलब है जैसे कि बल गुणा विस्थापन होता है, तो बल को मापा जाता है, फोर्स को मापा जाता है न्यूटन से, और वही डिस्प्लेसमेंट को, विस्थापन को मापा जाता है मीटर से, इसलिए न्यूटन मीटर भी होता है। और चूंकि इसका अध्ययनकर्ता एक साइंटिस्ट के नाम पर है जिनका नाम जूल, आगे हम उसका पूरा नाम भी देखेंगे, तो जूल के नाम पर यह जो है जूल भी है। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुणित 1 मीटर, अर्थात जो है अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो वह वस्तु यदि 1 मीटर तक विस्थापित होता है तो वहाँ पर 1 जूल का कार्य
होता है। कार्य एक अदिश राशि है जिसका विमेय सूत्र होता है साथियों ml2t-2, जो कि जो है बल का देखा जाए तो बल का ml1t-2 होता है या mlt-2 भी कह सकते हैं, जो कि विस्थापन का होता है L, तो दोनों का गुणनफल करने के बाद यह मिलता है ml2t-2। याद रखिएगा विमेय सूत्र को हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में ही रखा जाता है, यह नियम है भौतिकी राशि पर। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर F एक वस्तु पर लगने वाला नियत बल है और S बल के दिशा में वस्तु का विस्थापन है, तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? तो निश्चित रूप से अभी देखे हैं साथियों, यहाँ पर वेक्टर के रूप में नहीं दिखाया है, तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन वेक्टर के रूप में अगर होगा तो हमें हमेशा इसको डॉट गुणनफल के ही रूप में लिखेंगे। एस यहाँ पर विस्थापन को एस से भी दर्शाते हैं और डी से भी दर्शाते हैं, याद रखिएगा साथियों। तो यहाँ पास देखा जाए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि बल गुणा विस्थापन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक जो है न्यूटन मीटर भी है और जूल भी है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। साथियों रहने के लिए ये तीनों जो है कार्य का मात्रक है, अर्घ भी जो है कार्य का मात्रक है, याद रखिएगा। पूछा जाता है तो याद रखिएगा कार्य का सीजीएस मात्रक जो है अर्घ होता है, और 1 जूल बराबर, इसे भी जानिएगा, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है, यह भी पूछा जा सकता है। इसके लिए हम अलग से एमसीक्यू नहीं तैयार किए हैं, इसी के साथ हम जानकारी साझा कर रहे हैं। याद रखिएगा 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है, जो कि जूल जो है एसआई मात्रक है और अर्घ जो है इसका सीजीएस मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्य का विमेय सूत्र, तो अभी हम देखे हैं कार्य का विमेय सूत्र क्या होता है, ml2t-2 होता है। तो इसके आधार पर कौन सा जो है सही उत्तर होगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो कि ml2t-2 यहाँ पास है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्य से संबंधित सत्य है? यह एक अदिश राशि है, इसका परिमाण हमेशा धनात्मक होता है, तो ये गलत है। याद रखिएगा कार्य होता है वह 3 प्रकार से होता है, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य, आगे हम देखेंगे। यह एक अदिश राशि है, इसका परिमाण हमेशा ऋणात्मक होता है, तो ये भी गलत है। यह एक अदिश राशि है, इसका परिमाण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है, तो निश्चित रूप से इसका आंसर यही सही है ऑप्शन सी, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है और इसका परिमाण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है, और यह एक अदिश राशि, ये तो गलत कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न से पहले समझिए धनात्मक कार्य क्या होता है। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य धनात्मक होता है, अर्थात हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल की दिशा में ही उसका विस्थापन हो तो वहाँ पर धनात्मक कार्य होता है। अर्थात याद रखिएगा धनात्मक कार्य में जो थीटा होता है 0 डिग्री का, 0 डिग्री होने पर ही cos 0 का मान आप सभी जानते होंगे। यदि हम थीटा के जगह में 0 रखें तो cos 0 की वैल्यू होगी 1, जो कि कार्य हो जाएगा मैक्सिमम। याद रखिएगा कार्य यहाँ पर अच्छे से मिलेगा जब जो है थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, और थीटा बराबर 0 डिग्री कब होगा, जब धनात्मक कार्य होगा, इसे भी याद रखिएगा। या इसे हम W> 0 भी लिख सकते हैं, इस साइन से भी याद रख सकते हैं कि W> 0 यह कौन सा कार्य है, तो यह धनात्मक कार्य है, समझिएगा। आइए उदाहरण देखते हैं धनात्मक कार्य का। कोई व्यक्ति किसी बक्से को धक्का देकर आगे खिसका रहा है, तो यहाँ पास धनात्मक कार्य होगा। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा वस्तु को नीचे गिराना, यह भी धनात्मक कार्य का उदाहरण होगा। ऋणात्मक कार्य देखते हैं, तो नेगेटिव वर्क में ऋणात्मक कार्य का अर्थ है ऐसा कार्य जिसमें बल और विस्थापन की दिशाएं परस्पर विपरीत होती हैं। इस स्थिति में बल वस्तु की गति को धीमा करने का प्रयास करता है। अर्थात याद रखिएगा ये बिल्कुल बल जो है, जैसे कि हम पूर्व दिशा में लगा रहे हैं और विस्थापन पश्चिम दिशा की ओर हो रहा है या करने का प्रयास हो रहा है, तो वहाँ पास जो है थीटा बराबर 180 डिग्री बनेगा, और 180 डिग्री cos 180 डिग्री का आप सभी जानते होंगे -1 होता है, तो यहाँ पास नेगेटिव वर्क होगा, अर्थात ऋणात्मक कार्य होगा। यहाँ पास देख सकते हैं, सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं। आइए अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। तो जैसे कि उदाहरण
फ्रिक्शन घर्षण का कार्य, जैसे हम ब्रेक लगाते हैं और ब्रेक लगाने पर भी घर्षण होता है, तो घर्षण का कार्य जो है ऋणात्मक कार्य होगी। गिरती वस्तु को पकड़ना, यह भी ऋणात्मक कार्य होगा, क्योंकि हम ऊपर की ओर वस्तु जो है नीचे की ओर खींचा चला जाता है और बल हम ऊपर की ओर लगाते हैं। ब्रेक लगाना भी ऋणात्मक कार्य का उदाहरण है। स्प्रिंग को संपीड़ित करते समय हाथ द्वारा किया गया कार्य, जैसे कि हम कोई स्प्रिंग होता है और उसको दबाते हैं, जो कि स्प्रिंग ऊपर आना चाहते हैं, हम दबाते हैं नीचे की ओर, तो इस प्रकार जो है एक दूसरे के विपरीत होता है, तो यहाँ पर ऋणात्मक कार्य होगा। किसी वस्तु को उठाते समय गुरुत्व बल का कार्य भी ऋणात्मक कार्य का उदाहरण होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, उस बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, तो वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा। यहाँ बोला जा रहा है साथियों कि यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और उसका विस्थापन 2 मीटर तक होता है, तो उस पर कितना कार्य होगा। तो कार्य के जो है सूत्र से ही बनेगा F गुणा D या F गुणा S। तो यहाँ पास देख सकते हैं F यहाँ पर 5 है और D जो है 2 है, 2 मीटर, तो यहाँ पास लगेगा 5 दूनी 10 जूल का कार्य होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा होता है ऋणात्मक कार्य। ऊपर अभी हम देखे हैं, तो याद रखिएगा घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। एम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य होगा। याद रखिएगा एम द्रव्यमान के पिंड को हम h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य करेंगे, तो इसी सूत्र से आप बना सकते हैं, चूंकि F गुणा D। तो यहाँ पास जो है F जो है देखा जाए, F बराबर आप सभी जानते होंगे बल बराबर जो है द्रव्यमान गुणा त्वरण भी होता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान m और त्वरण जो कि पृथ्वी का त्वरण काम करता है, गुरुत्वीय त्वरण आप सभी जानते होंगे। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है, इसे भी याद रखिएगा, जो कि जिसे g से दर्शाते हैं। तो mg हो जाएगा, F बराबर mg और d यहाँ पास ऊंचाई तक ले जा रहे हैं h, तो mgh, अर्थात ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। निम्न में से किस स्थिति में शून्य कार्य प्राप्त होगा। वृत्ताकार पथ पर घूम रहे वस्तु पर अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य। एक कुली सिर पर भार रख कर खड़ा है, तो कुली द्वारा किया गया कार्य। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे उपग्रहों द्वारा पृथ्वी के आकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य। इनमें से सभी। तो याद रखिएगा साथियों, इनमें से सभी इसका आंसर होगा शून्य कार्य, क्योंकि याद रखिएगा यदि कोई व्यक्ति जैसे कि कुली सिर पर किसी सामान को रख कर खड़ा हुआ है स्थिर, तो वहाँ पर कोई कार्य नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी, इसी प्रकार यहाँ पर भी, तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूरी जा रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा लगाया गया बल 200 न्यूटन का है, जो उसकी गति के विपरीत है। तो सड़क द्वारा साइकिल पर कितना कार्य किया गया। साथियों यहाँ पर ब्रेक लगाने की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर ऋणात्मक कार्य होगा, और ऋणात्मक कार्य का सूत्र है आप सभी जानते हैं, अभी ऊपर हम देखे हैं, FD गुणा cos 180 डिग्री, जो कि F का मान यहाँ पास 200 न्यूटन बल और D का मान है 10 और cos 80 का मान होता है -1। अगर हम इन सभी को गुणा करें 200 का गुणा 10 से तो 2000 और -1 से करें तो -2000 आएगा, अर्थात 2000 जूल इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए इस प्रकार यहाँ पास सॉल्यूशन भी है, निश्चित रूप से PDF इसका अवेलेबल कराया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 8 kg की एक वस्तु को 2.5 की ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। निश्चित रूप से यह गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य है, तो W बराबर होगा mgh। अभी हम ऊपर समझे भी हैं, जो कि m यहाँ पर दिया है, द्रव्यमान दिया है 8 kg का, तो 8 और g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और h का मान है 2.5 मीटर। अगर इन सभी को गुणा करें साथियों, गुणा करके देख लीजिए, यहाँ पास 25 8 200, तो 201 दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 20 ही बचेगा, और 20 का गुणा यदि हम
9.8 से करते हैं तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और हासिल 1, 2 नी 18, 1 19 और एक अंक के और ये 0 लग जाएगा और एक अंक के बाद दशमलव आएंगे तो 0 कट जाएगा। 196 जूल इसका आंसर होगा। इसको गुणा करके देख लीजिएगा, ऑप्शन बी ही इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? निश्चित रूप से कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब इसका अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। कार्य का एसआई मात्रक वही होता है जो खाली स्थान का होता है, तो इसका आंसर है साथियों, कार्य का एसआई मात्रक वही होता है जो ऊर्जा का होता है, अर्थात ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है। याद रखिएगा। अन्य जो यहाँ पास दिया है शक्ति, जो आगे पढ़ने वाले हैं, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। बल का तो आप सभी जानते होंगे न्यूटन, और संवेग का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा, संवेग का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया? तो इसका आंसर है जेम्स प्रेस्कॉट जूल। यदि जूल आता है तो निश्चित रूप से आप इसी को डालिएगा, क्योंकि जूल से संबंधित चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोल, जल, सूर्य। तो इसका आंसर है सूर्य, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। हम ऊर्जा को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? ज्वार भाटा से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से, परमाणु के नाभिक से, इनमें से सभी। निश्चित रूप से ऊर्जा इन सभी से प्राप्त किया जा सकता है। आइए डिटेल इसका चर्चा करते हैं स्पष्टीकरण के माध्यम से। ज्वार भाटा से कैसे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है ज्वार भाटा जो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण होते हैं से भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, और वही परमाणु के नाभिक से विखंडन या संलयन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु में उसके गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन ए इसका आंसर है। आइए अब हम यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार देखते हैं, जो कि यांत्रिक ऊर्जा का प्रकार होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। इसमें हम 2 प्रकार के ऊर्जा पढ़ेंगे साथियों यांत्रिक ऊर्जा में। तो यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति या अवस्था के कारण संग्रहित होती है। इसका उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझ में आएगा। उसका सूत्र है अभी जो हम देखते आ रहे थे, U बराबर mgh, जो कि पोटेंशियल एनर्जी का ही स्थितिज ऊर्जा का ही फार्मूला है, जहां U स्थितिज ऊर्जा से दर्शाया जाता है जिसका मात्रक है जूल, m वस्तु का द्रव्यमान किलोग्राम में, g गुरुत्वीय त्वरण जो कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है, और h उसकी ऊंचाई है जो कि मीटर में मापी जाती है। उदाहरण है, जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई पर रखी होती है, जैसे टंकी की पानी, बांध का पानी आदि, तो उसमें जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। आप सभी जानते होंगे बांध का पानी में बहुत पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसलिए बांध के पानी को जब टरबाइन में छोड़ा जाता है तो उसके माध्यम से विद्युत भी पैदा की जाती है। याद रखिएगा, जैसे कि हम कोई धनुष बाण में तीर जो है खींच के जब छोड़ते हैं, तो खींचा हुआ जब हम खींच कर बल लगाते हैं अपनी तरफ, तो वहाँ पर भी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। और कोई एक गाड़ी होता है जिसमें हम चाबी भरते हैं, जो खिलौना वाला गाड़ी होता है, चाबी भर के हम छोड़ते हैं, तो चाबी जो भरने की प्रक्रिया होती है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, जिसे छोड़ते हैं तो वो गतिज ऊर्जा के रूप में ट्रांसफॉर्म होती है। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में उसके गति के कारण होती है। याद रखिएगा, जिसका फार्मूला है K बराबर हाफ mv², 1/2 mv² जो है इसका फार्मूला है, जहाँ K काइनेटिक एनर्जी के रूप में, गतिज ऊर्जा जिसे जूल से मापा जाता है, m उसका द्रव्यमान kg से मापा जाता है, v गति जो कि वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड से मापा जाता है। उदाहरण होता है चलती हुई कार, दौड़ता हुआ खिलाड़ी, बहता हुआ पानी या बंदूक से निकली हुई गोली की गति। इन सभी में गतिज ऊर्जा होती है। पहले बहुत से चीज़ों में स्थितिज ऊर्जा होती है जिसके कारण गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे बांध का पानी यदि छोड़ा जाता है तो जो उसके माध्यम से बहुत स्पीड से पानी निकलती है गेट से, तो उस पानी में फिर गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, v चाल से चल रही m द्रव्यमान की वस्तु के पास कितनी ऊर्जा होगी? ऐसे प्रश्न आएगा तो आप गतिज ऊर्जा का फार्मूला को ही आंसर बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अणुओं की गतिज ऊर्जा
द्रव में ठोस की अपेक्षा कम होती है, द्रव में गैस की अपेक्षा अधिक होती है, गैस में ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, गैस में द्रव की अपेक्षा कम होती है। इसका आंसर है साथियों, गैस में ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। याद रखिएगा, जब ठोस द्रव गैस की बात करें तो ठोस में जो है अणु एकदम पास पास होते हैं, अणु जो है एकदम पास पास होते हैं, जिससे उसे स्वतंत्र रूप से घूमने को नहीं मिलता। वही द्रव की बात करें दूर दूर होता है थोड़ा, याद रखिएगा, ठोस की तुलना में दूर दूर होती है। इन्हें जो है थोड़ा ठोस की तुलना में इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, और सबसे अधिक होती है गैस की, जो कि बहुत दूर दूर होती है इसके अणु। तो सबसे ज़्यादा जो गतिज ऊर्जा होती है वो गैस के अणुओं में होती है, याद रखिएगा। इसके आधार पर ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। इसको आप इस फार्मूला के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 mv² के माध्यम से। तो 1/2 m का मान है 15 और v का मान है 4, तो यहाँ पास तो ये हो जाएगा 1/2 और 15 4 चौक 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, 15 अट्ठे 120। यहाँ पास 120 जूल होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु की चाल बढ़ने से उसकी गतिज ऊर्जा का मान खाली स्थान है। याद रखिएगा, वस्तु की चाल बढ़ने के साथ साथ गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ जाती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगर वस्तु की चाल 4 गुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। साथियों, अगर 4 गुना कर दी जाए तो 16 गुना हो जाएगा। आइए इसको हम इस गणितीय फार्मूला के माध्यम से समझते हैं कैसे। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। अगर हम 4 गुना हो जाए बोला जा रहा है तो v के जगह में 4v लिखते हैं, जो कि अगर स्क्वायर किया जाए तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, v का वर्ग v ही। अगर 16 को हम सामने लाएं तो देख सकते हैं 4 गुना करने पर काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में आगे 16 लग गया है, 16 गुना हो रहा है, इसलिए इसका आंसर 16 गुना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा और संवेग में सही संबंध क्या है जहां m द्रव्यमान है। याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध पूछा जाए तो k बराबर p²/2m। याद रखिएगा साथियों, गतिज ऊर्जा और संवेग में जो है संबंध, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगर किसी वस्तु का संवेग पहले के दुगना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पहले के हो जाएगी। इसका आंसर होगा साथियों 4 गुना। चूंकि आप सभी जानते हैं कि गतिज ऊर्जा और संवेग में जो संबंध है वो है p²/2m, जो कि यहाँ पास बोला जा रहा है कि यदि संवेग 2 गुना हो जाता है, अर्थात हम p के जगह में क्या रखेंगे 2p, जो कि इसका स्क्वायर होगा, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पास 4p², जो कि 2m। यहाँ पास यदि हम 4 को बाहर करके इस प्रकार रखें p²/2m, तो निश्चित रूप से 4 बाहर हो रहा है, जो कि 4 गुना को दर्शा रहा है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन है निश्चित रूप से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य ऊर्जा सिद्धांत में कार्य किसके बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन, आवेग में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। कार्य ऊर्जा सिद्धांत में कार्य जो है साथियों गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। आइए, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, इसलिए सही उत्तर गतिज ऊर्जा में होगा कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार। याद रखिएगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन इस प्रकार है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, इसे याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 केजी है तो इसके वेग को 2 मीटर से 4 मीटर तक बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना होगा। बहुत ही आसान है साथियों, 2 मीटर से 4 मीटर तक करेंगे और दोनों को फिर घटा देंगे, फाइनल में इनिशियल को अर्थात अंतिम जो कार्य है उसमें पहले कार्य को घटा देंगे तो मिलेगा। आइए यहाँ पास हम इसको बना के रखे हैं, देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 1 पहले में जो है 2 मीटर का वेग है, 2 मीटर पर सेकेंड का, तो उसको रखेंगे तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 5 चौक 20, और 20 का 1/2 से गुणा करेंगे तो 10 जूल, जो कि 2 एकम 2 2 दहम
जो है 20 होता है। और इसी प्रकार अगर हम काइनेटिक एनर्जी 2 4 मीटर हो जाता है वेग, तो बोला जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 पंचे 80 और कटाएंगे तो यहाँ से 40। अब 40 में फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 30 जूल, जो कि इसमें जो आंसर दिख रहा है 30 जूल, ऑप्शन सी यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। ये स्थितिज ऊर्जा है साथियों, याद रखिएगा। किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। जमीन पर रखी वस्तु को उठाने के लिए न्यूनतम कितने बल की आवश्यकता होती है? वस्तु के द्रव्यमान के बराबर, वस्तु के भार के बराबर, वस्तु के भार से थोड़ा ज़्यादा, वस्तु के भार से थोड़ा कम। इसका आंसर है ऑप्शन सी, वस्तु के भार से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि वस्तु के भार के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड ये भी लगता है, पर सेकेंड स्क्वायर ये भी लगता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा जरूरत रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 kg की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया, इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का मान क्या होगा? इसमें जो है इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे साथियों, जो कि देखा जाए यहाँ पास इस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की बात हो रही है, जो कि द्रव्यमान 10 kg है, और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो है 9.8 मीटर के जगह में हम 10 रखेंगे और ऊंचाई 6 मीटर, जो कि प्रश्न में ही दिया है। यहाँ पास देख सकते हैं जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको इसी को रखना है, 9.8 को नहीं रखना है। आइए उसके आधार पर अगर हम mgh में मान रखें तो mgh में देख सकते हैं यहीं से कि आप यहीं से बना सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 6, अर्थात 10 उसका m का मान है और g का मान भी 10 और ये h का मान, तो 10 दहम 100, 100 छक्के 600, तो 600 जूल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान है? चाबी भरा खिलौना, तनित डोरी वाला धनुष, खींची गई रबड़ बैंड, इनमें से सभी। इनमें से सभी इसका आंसर होगा साथियों, क्योंकि सभी में जो है ऊर्जा संचित होती है जब हम उसको खींचने में कार्य करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और न ही विनाश। इसे किस नियम के तहत क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो यह जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कुल योग क्या कहलाता है? तो उसका आंसर है यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। मुक्त रूप से गिरते हुए वस्तु के पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में खाली स्थान होती है, उतनी ही वृद्धि होती है, याद रखिएगा। स्थितिज ऊर्जा का जो अगला ट्रांसफॉर्म होता है गतिज ऊर्जा ही, तो जितना वो कमी होती जाएगी उतने ही वो बढ़ती जाएगी। जैसे कि कोई वस्तु अगर हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो फेंकने के बाद जब सबसे अधिकतम बिंदु तक जाने के पश्चात वो जब नीचे आती है तो नीचे जितने नीचे आते जाएगी उसकी गतिज स्थितिज ऊर्जा ऊपर फेंकने में जो ऊर्जा संचित हुए रहती है उतने ही धीरे धीरे वो गतिज ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म होती जाती है, इसलिए इसका आंसर जो है उतनी ही वृद्धि होगी, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर शक्ति कहलाती है। अब हम शक्ति में पहुंच गए हैं, तो शक्ति बराबर होता है पावर, इसको डिनोट करते हैं, पी से जो है इसको दर्शाते हैं, और इसका नोटेशन होता है W/T, अर्थात कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। आइए इसको और समझते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को हम वास्तव में शक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए एक इंजन जो 1 सेकंड में अधिक कार्य करता है उसकी शक्ति अधिक होती है। एक बल्ब जो 1 सेकंड में अधिक ऊर्जा का उपयोग करती है उसकी शक्ति अधिक होती है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन असत्य है? शक्ति एक अदिश राशि है। शक्ति का एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। शक्ति एक सदिश राशि है।
तो साथियों यह जो है असत्य है, चूंकि शक्ति जो है अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन डी इसका असत्य कथन होगा। इनमें से सभी सही हैं। अदिश है, एसआई मात्रक जो है जूल पर सेकंड भी होता है और वाट भी होता है, दोनों होता है। चलिए, शक्ति बराबर क्या होता है? बल बटे समय, कार्य बटे समय, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे दूरी। तो इसका आंसर है बी, कार्य बटे समय, जो कि अभी हम ऊपर में देखे हैं, जिसका एसआई मात्रक जो है वाट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शक्ति का मात्रक है? वाट, किलोवाट, मेगावाट, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी है। शक्ति का मात्रक वाट भी है, किलोवाट भी है और मेगावाट भी है। तो वाट जो है एसआई पद्धति है और किलोवाट उसका जो है बड़े मात्रक है। जैसे कि 1000 वाट के बराबर होता है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, याद रखिएगा। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है साथियों। और 1 मेगावाट की बात करें तो 1 मेगावाट में जो है 1 मेगावाट में 10 लाख जो है 10 लाख वाट के बराबर होता है, इसे भी याद रखिएगा। और तीनों ही शक्ति का ही मात्रक है। अगला प्रश्न है, एक लड़की का भार 400 न्यूटन है, एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई 220 सेकंड में चढ़ती है, लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति कितनी है? यहाँ पास इसी सूत्र से आप बना सकते हैं कि शक्ति बराबर, आप जानते हैं कि शक्ति बराबर होता है, पावर बराबर होता है W/T, और W यहाँ पास है, W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। अर्थात यहाँ पास जो है 400 गुणा, क्योंकि वर्क बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, तो 400 गुणा 8 हो जाएगा और यहाँ 20 का भाग देंगे तो ये 1010 और यहाँ पास हो जाएगा 20 और 20 अट्ठे हो जाएगा जो है 160 वाट। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ये देख सकते हैं, इस प्रकार आप बनाएंगे तो 160 वाट मिलेगा। 50 केजी के द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो लड़के ने कितनी शक्ति व्यय की? आप सभी जानते हैं साथियों कि P बराबर क्या होता है? W/T। यहाँ पास चूंकि हम ऊपर चढ़ने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पास गुरुत्वीय त्वरण भी शामिल होगा, तो W बराबर यहाँ पर हो जाएगा mgh और यहाँ पास नीचे है T। m का मान यहाँ पास 50 है, 50 kg, और g का मान 10 दिया है, देख सकते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पास h जो है, h की बात करें तो 15 सेंटीमीटर एक सीढ़ी की है, जो कि यहाँ पास 45 सीढ़ियाँ हैं। तो 45 का यदि हम 15 से गुणा करें तो यह हो जाएगा 675, जो कि सेंटीमीटर में है, और इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 6.75 मीटर होगा। और t का मान यहाँ पास है 9 सेकेंड। अब यहाँ पास गुणा करने के बाद अगर हम 50 का गुणा 10 से करते हैं तो ये 500 हो जाएगा, और यहाँ 6.75। 9 से यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, और ये हो जाएगा 9 सत्ते 63, और बचेगा यहाँ से 4, तो 9 पंचे 45, 0.75 यहाँ होगा, जिसे हम 500 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 500 से गुणा करने पर 5 पंचे 25 और 5 सत्ते 35, 35 और 2 हो जाएगा 37, और 2 शून्य लगाएंगे और दशमलव लगा है, चूंकि 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद दशमलव, ये दोनों जीरो कटेगा तो 375 जूल हमें 375 वाट मिलेगा, जो कि ऑप्शन ए इसका आंसर है। इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन भी हम बना रखे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करती है, इसकी शक्ति कितनी होगी? तो निश्चित रूप से यहाँ पास अब सीधा डायरेक्ट W/T करेंगे। P बराबर होता है और 1000 ऊपर रख देंगे और 10 नीचे, तो 1010, तो यहाँ पास 100 वाट का जो है शक्ति लगेगी। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। किलोवाट किलोवाट घंटा जो है किसकी इकाई है? तो निश्चित रूप से ये ऊर्जा की है। kWh याद रखिएगा का मतलब किलोवाट घंटा है, जो ऊर्जा की एक माप है। याद रखिएगा, शक्ति का नहीं है। यह एक घंटे में 1000 वाट की दर से उपयोग की जाने वाली
ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा में या 1 यूनिट बराबर, जैसे कि हमारे घरों में बिजली की जो खपत होती है, जो मीटर में हम देखते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा यूनिट के हिसाब से ही चलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 3.6 × 10⁶ जूल। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, 1 किलोग्राम बल 1 kgf बराबर है 98 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 98 जूल, 9.8 जूल। इसका आंसर है साथियों 9.8 न्यूटन बल। आइए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्यों? किलोग्राम बल kgf एक इकाई है जो बल को दर्शाती है, और यह एक पृथ्वी की सतह पर 1 किलोग्राम न्यूटन बल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होती है। 1 kgf 9.80665 न्यूटन, जो लगभग 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। इसलिए 1 किलोग्राम बल 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार निम्नलिखित बल द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान में परिवर्तन के बराबर होता है। इसका उत्तर है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि बल F ≠ 0 और विस्थापन ≠ 0 लेकिन कार्य 0, तो निम्न में से कौन सत्य है? बल और विस्थापन का दिशा विपरीत, बल और विस्थापन का दिशा एक समान, बल और विस्थापन लंबवत है। ऑप्शन डी है आंकड़ा अपर्याप्त। इसका आंसर होगा बल और विस्थापन लंबवत है, अर्थात लंबवत होगा तो FD cos 90 डिग्री लगेगा, और cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है, जो कि FD से गुणा करने पर पूरा 0 हो जाएगा। अर्थात भले ही F बल लगा रहे हैं और विस्थापन भी 0 के बराबर है, अगर जो है थीटा डिग्री 90 डिग्री पर काम कर रहा है, लंबवत हो बल और विस्थापन की दिशा, तो वहाँ पास जो है कार्य 0 हो जाएगा। इसी को बताया जा रहा है इस प्रश्न के माध्यम से, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो ये होता है 746 वाट के बराबर होता है। इसे हॉर्स पावर के नाम से भी जाना जाता है। साथियों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 1 HP। आप सभी सुने होंगे, मोटर जो हमारे घरों में हम ट्यूबवेल इस्तेमाल करते हैं वो 1 HP, 2 HP, 3 HP इस प्रकार का होता है, जिसमें 1 HP का मान होता है 746 वाट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, डायनेमो खालिस्तान रूपांतरित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो इसका आंसर है साथियों, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। आप सभी जानते होंगे डायनेमो का कार्य। तो डायनेमो एक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, जहां एक चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक को घुमाया जाता है जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। पंखे की गति से कौन सी ऊर्जा होती है? पंखे की गति से कौन सी ऊर्जा? तो इसका आंसर है गतिज ऊर्जा। गति होने के कारण उसमें गतिज ऊर्जा होती है। जलप्रपात में जल की ऊर्जा किस रूप में होती है? तो उसका आंसर है स्थितिज ऊर्जा। याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ऊंचाई से गिर रही होती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसकी स्थिति के कारण उसमें एक ऊर्जा संचित हो जाती है, जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊंचाई से गिरने से पूर्व स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा रूपांतरित होती है? तो इसका उत्तर है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर जो में है ऊर्जा रूपांतरित होती है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में आप सभी जानते होंगे, प्रकाश ऊर्जा से जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। चूंकि प्रकाश पौधे जो है प्रकाश का उपयोग करके खाना बनाने का काम करता है, जो कि रासायनिक ऊर्जा है। तो इस प्रकार ये रही साथियों पूरे टॉप 51 MCQ। निश्चित रूप से ये पूरा जो है चैप्टर कवर हुआ होगा, पूरा कॉन्सेप्ट इसमें आया होगा।